नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और अब पीओके भी पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है। याद कीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जो अभी चंद दिनों पहले उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पीओके को वापस लाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, पीओके खुद ब खुद भारत में चला आएगा। और यही हो रहा है पीओके में। पीओके के लोग असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की सत्ता का दहन कर रहे हैं। दशहरे के दिन, नवरात्र के त्योहार में पीओके ने आजादी की जंग छेड़ दी है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। मुनीर की सेना और शहबाज सरकार की सत्ता धू धू करके जल रही है। मुजफ्फराबाद से आई तस्वीरें जो बयां कर रही है वो मुनीर और शहबाज के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए ठीक नहीं है। गुरिल्ला वॉर की तरह आजादी के दीवाने पाकिस्तानी सेना को जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ यह आवाज ऐसा लगता है आजाद होकर ही दम लेगी, क्योंकि इन लोगों ने अब बगावत कर दी। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1947 के बाद से हमारी आवाज सुनी ही नहीं गई। सड़कों पर उतरे लोग, शहबाज सरकार हिल गई। 12 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि मुनीर की सेना अपनी ही सेना का इस्तेमाल अपने लोगों के खिलाफ, पीओके के लोगों के खिलाफ कर रही है। और ये तो पाकिस्तान में पहली बार नहीं है जब मुनीर की सेना ने अपने लोगों पर गोलियां चलवाई। अभी थोड़ी देर पहले केपी के अंदर फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था, तो हो सकता है कि पीओके पर फाइटर जेट का इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी कर दे। अभी तक जो भी एक्शन लिया गया उसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद है, पुलिस और सेना की बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। ब्रिज को बंद करने के लिए कंटेनर लगाए गए, उसे पीओके के लोगों ने उठाकर नदी में फेंक दिया। यानी लड़ाई आर पार की लग रही। पीओके को पाकिस्तान से आजाद करो, नहीं तो सड़क पर प्रदर्शन होगा, गोलियों से भी नहीं डरेंगे। पहले की तुलना में इस बार का पीओके आंदोलन थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। पीओके में आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में बगावत का बिगुल फूंका गया है, जिसकी वजह से पीओके में पब्लिक में जबरदस्त गुस्सा है और भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। शहबाज और मुनीर के खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है। यहां तक कि पुलिस और आर्मी को भी नहीं बख्शा जा रहा। पुलिस तो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है पीओके में, कोई पुलिस या तंत्र बचा ही नहीं। प्रदर्शनकारियों ने आजादी की मांग की है, जिसके बाद शहबाज सरकार ने पीओके में सेना उतार दिया है। हजारों सैनिकों को, 1000 सैनिकों को पीओके भेजा गया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ कब कब वहां के लोगों ने आवाज बुलंद की, यह भी जान लीजिए। मई 2024 में लोगों ने हड़ताल की थी। सस्ते आटे और बिजली को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। 2023 में भी लोग सड़क पर उतरे थे। 2022 में भी आजादी के नारे लगाए गए थे और यह भी नारा लगा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी। लेकिन इस बार पीओके ऐसी अंगड़ाई ले रहा है जैसे मानिए कि आखिरी लड़ाई हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले कह चुके हैं कि पीओके को लेने के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सुनवाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया।
पीओके की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपके दिल में भी दर्द होगा। एज ए हिंदुस्तानी आप तकलीफ महसूस करेंगे। पीओके के लोग जिस हाल में हैं उनके लिए सिंपैथी, सेंटिमेंट सब कुछ महसूस होता है, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा तो है। हमारे नेताओं ने पार्लियामेंट में कसम खाई है कि पीओके वापस लाएंगे, और वहां के लोग तकलीफ में होते हैं तो हिंदुस्तान का दिल दुखता है, क्योंकि उसे जबरन कब्जा किया गया है। और इन तस्वीरों को आप देखिए जरा। मैं तस्वीर अगर आपको बड़े वॉल पर दिखाऊं, किस तरह से लोग सड़क पर उतरकर बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीर में तो देखिए कि तस्वीर की स्थिति क्या है। लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पीओके का झंडा लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, यानी कि आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सबूत है पाकिस्तान की नाकामी का कि पाकिस्तान के हाथ से पीओके छूट चुका है। पाकिस्तान के हाथ से एक मामला आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। पाकिस्तान पीओके के मैटर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और पूरी दुनिया की बिरादरी को इस तस्वीर को देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने पीओके की क्या हालत कर रखी है। और मुझे तो लगता है कि यह सही समय है जब पीओके के लोगों से बातचीत करके पीओके में एक राय बनाई जाए और इसे भारत में मिलाने की तैयारी की जाए। क्योंकि पीओके की जो हालत है, ये देखिए किस तरह से लोग सड़क पर हैं और अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। यह जीता जागता सबूत है शाहबाज और मुनीर के फेल हो जाने का, पाकिस्तान के फेल हो जाने का। लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि भाई हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें आजाद कर दो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक भी यहां पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है क्या? मैंने इतने प्रोटेस्ट देखे, लेकिन एक भी पाकिस्तान का झंडा इस प्रोटेस्ट में मैंने नहीं देखा। इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी सर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है त्रिपाठी सर। हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर, अभय कार्की सर आपका। और निशाकांत ओझा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं जेके त्रिपाठी सर से सबसे पहले रिएक्शन लूंगा। त्रिपाठी सर, क्या यह माकूल समय आ चुका है कि जब आखिरी फैसला लिया जाए कि भाई पीओके का मामला बिल्कुल पक चुका है और फल तोड़ने की बारी आ चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको, फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। दशहरे की, महात्मा गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बधाई देता हूं। अब आपका जो प्रश्न है कि क्या ये माकूल समय आ चुका है, तो देखिए, माकूल समय काफी पहले से था, लेकिन एक चीज हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमको पीओके में कोई एक्शन नहीं करना चाहिए आगे बढ़। कई लोग कहते हैं कि अब ये समय है कि आप जा करके पीओके के ऊपर हमला करें। हमें हमला नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली भारत ने ही सबसे पहले इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का कार्य किया था। अब एक बार जब आप उसको यूनाइटेड नेशंस में ले गए हैं तो उस पर आप ये नहीं कर सकते कि नहीं हम इसको हड़प लेंगे। आपको हड़पने की जरूरत भी नहीं। हम मॉरल सपोर्ट पीओके में रहने वाले कश्मीरियों को, बलूचिस्तानियों को जो कि परेशान हो रहे बलूच, सिंधियों को और केपीके के लोगों को देना चाहिए। उस मॉरल सपोर्ट की वजह से ये लोग जो अभी जुल्म सितम वहां सह रहे हैं उसके खिलाफ बगावत करेंगे और तेज हो जाएंगे। आपको याद होगा कि 2 साल पहले भी पीओके में हड़ताल हुई थी। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने, आजाद कश्मीर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम मुल्क की 30% बिजली हम पैदा करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 घंटे रोज की बिजली मिलती है। हमें गेहूं का आटा जो है वो 800-900 रुपए किलो मिलता है, जबकि पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में 300 रुपए। उस वक्त भी बगावत का ही शुरू हो गया था। उन लोगों ने ये भी कहा था कि आप खोल दीजिए बॉर्डर, हम हिंदुस्तान चले जाएंगे, वहां के लोग ज्यादा अच्छी तरह से रह रहे हैं। बहरहाल उस वक्त तो सरकार ने दावा किया कि नहीं, आपको बिजली भी मिल जाएगी, आपको आटा और भी जरूरियात जो है
डेली की वो भी आपको मुहैया की जाएंगी, लेकिन वो बातें हुई नहीं। अभी भी वही हालत है कि बिजली का ज्यादातर हिस्सा पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब को जाता है। पानी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तानी पंजाब को जाता है। चीजें ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाब में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जो कि तथाकथित आजाद कश्मीर में नहीं। और फिर देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा कि यही चीजें नहीं है। अभी जो उन्होंने 38 सूत्री मांगे रखी हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 13 लोग, 13 रिप्रेजेंटेटिव आजाद कश्मीर की असेंबली की, वो रिफ्यूजी कश्मीरी होंगे, यानी वो तथाकथित लोग जो भारत से भाग के आए हैं कश्मीर। ऐसी कोई बात है नहीं। और क्या होता है कि वहाँ केंद्रीय सरकार, इस्लामाबाद की सरकार अपने पिट्ठुओं को बैठा देती है। इसी वजह, ये भी एक बड़ी वजह है कि इससे बहुत ज्यादा असंतोष फैल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए, पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की हमसे दुश्मन, हमारी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं। इस समय तो देख के यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपना दुश्मन स्वयं। पाकिस्तान को जितना पैसा मिला, चाहे नेटो से, चाहे अमेरिकी ग्रुप से, चाहे IMF से, चाहे WB से, जितना भी पैसा मिला, उनमें से काफी कुछ तो उन्होंने मिलिट्री पर या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैदा करने, खड़ा करने, बढ़ावा देने में खर्च किया। और ये बात अब जग जाहिर है कि ऐसी हालत में विश्व के नजरों से भी एक पर्दा उठ चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब सिर्फ वही कर रहा है, जहां से कुछ पैसा मिल जा रहा है, आ जाए, हमारी सरकार चलती रहे, हमारे नौकरशाहों के और ज्यादातर हमारे आर्मी के लोगों के जेब भरती है। अब ऐसी हालत में तो कोई भी मुल्क खड़ा नहीं रह सकता जहां की 32% आपने आपकी जो है GDP का। 20 साल के बाद के पाकिस्तान का एक मैप जो है अपने जवाब में दिखा दिया मुझे, जो मैंने देखा है और मैं दर्शकों को समझा भी सकता हूं। आपने, आपके जवाब के हिसाब से आने वाले 1-2 दशक में पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब प्रांत बचेगा, जी बाकी बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान बाल्कनाइज हो जाएगा, जिसमें KP अलग मुल्क बनेगा, जिसमें सिंध अलग मुल्क बनेगा, बलूचिस्तान अलग, POK भारत के पास, इवन सराइकिस्तान जो सराइकी लोगों का है वो भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। जिस हिसाब से सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब में फोकस वहां की गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो किसी भी मैटर पर हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगले 2 दशक नहीं, मैं तो कहता हूँ वो समय आ चुका कि 1 दशक में, जैसी स्थितियां भी चल रही हैं पाकिस्तान की, 1 दशक में पाकिस्तान का विकेंद्रीकरण हो जाए, विघटन हो जाएगा। क्योंकि आपको ये भी याद होगा, अभी 2 साल पहले जब कश्मीर, जब POK में ये जब कराकोरम हाईवे बंद किया गया था, और उसके बाद सरकार ने एश्योर किया था कि हम आपको गेहूं सस्ते में देंगे, बिजली ज्यादा टाइम देंगे, तुरंत बाद KPK के जो चीफ मिनिस्टर थे, अली गंडापुरकर, उन्होंने, अली गंडापुर ने साफ साफ कह दिया था कि क्या हम सौतेले बेटे हैं पाकिस्तान को, जो हम, हमारे ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं, हमें भी चीजें मुहैया नहीं की जा रही, क्या आप चाहते हैं कि हम भी उसी तरह से वायलेंस, हिंसा का रास्ता अख्तियार करें, ताकि आप समझें। तो स्थिति ये हो चुकी है। सिंध में पहले ही देखिए खराबी, बलूचिस्तान की बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में पाकिस्तान में सिर्फ यही बचा है कि सिर्फ पंजाब बचा रह जाएगा पाकिस्तान का, और बाकी सारे हिस्से टूटकर अलग हो जाएंगे अपने आप। पाकिस्तान खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है, हमें उसके लिए कुछ करने की डायरेक्टली जरूरत भी नहीं। मैं तो कहता हूं जी त्रिपाठी सर, पाकिस्तान ने कब्र खोद ली है, बस उसमें गिरना उसका बाकी है, जी। लेटना बाकी है। अब भाई कार्की सर, ये सिचुएशन क्यों आउट ऑफ कंट्रोल चला गया? पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की 12वीं सबसे मजबूत आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी के पास बहुत असलहे, गोला बारूद हैं। पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों पर फाइटर जेट से मिसाइल गिराने में भी हिचकती नहीं है, चूकती नहीं है, अपने लोगों पर ऑपरेशंस चलाने में नहीं चूकती है। तो फिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ कैसे मुमकिन है? नमस्कार सबको, नमस्कार मेरी तरफ से। जो ये आपने प्रश्न पूछा है, इसका मैं एक उत्तर इस तरीके से देता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल मामला, एक सोशल मामला है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वो चलती फौज की तरीके से है, और उसमें उनके पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए कोई डायलॉग या किसी चीज़ का कोई
ऑप्शन रहता नहीं है। वो सीधे ही डंडे और गोलियां चलाने पे विश्वास करते हैं। ये कोई पीओजेके में कोई वो थोड़ी है, इंसर्जेंसी थोड़ी हो रही है, कोई हथियार लेके थोड़ी उनके पीछे आ रहा है कितने साल से। जैसे बलूचिस्तान में तब भी मान सकते हैं कि आप फौज को भेज रहे हो। ये इतने साल के करप्शन, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ना उनके वहाँ हॉस्पिटल, ना रोड, ना खाने को पानी गंदा, लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो बेसिक बुनियादी चीज़ों के लिए वो कश्मीरी जो है वो उनसे बोल रहा है पाकिस्तान से कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। रोष है लोगों में, और उसका जवाब अगर वो इकट्ठा हो जाते हैं और एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा है। मैं आज पाकिस्तानी एक चैनल देख रहा था, तो उसमें वो चैनल में एंकर बोल रहे थे ठीक है, अगर वो आके मुजफ्फराबाद आना चाहते हैं, कोटली आना चाहते हैं, कहीं भी रावलकोट आके वो मिलके एक रैली करना चाहते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रैली आप करने दो। एक जनता का गुस्सा ऐसे ही तो निकलता है, उनको ला के उनको भाषण देने दो, आके कुछ कर देंगे, उसके बाद आप बोलोगे ठीक है हम पॉलिटिकली इसको आपसे वार्तालाप करेंगे। लेकिन एक करप्ट सिस्टम में जहाँ जिसको एक डंडे की या एक गोली की या बंदूक की नोक पे जनता को दबा के पूरा सिस्टम चल रहा हो, जहाँ कोई एक आदमी को या कोई वहाँ की आवाम को कोई उम्मीद ना हो, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आज बीमार पड़ जाएंगे तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो उसमें दवा नहीं है, और वो बगल में देखते हैं एलसी के पार जब हिंदुस्तान को वो देखते हैं, और वहाँ पे उनके मीडिया में भी आता है कि आज वहाँ पे इतना बन गया, इतने एयरपोर्ट और बन गए, ट्रेन आ गई है, वहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, यहाँ तक कि सऊदी अरब यूएई ये भी वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो वो प्रोग्रेस को जब देखते हैं कहते हैं भैया एक पुश्त पहले तो हम एक ही थे, आज वो कहाँ है हम कहाँ हैं। तो वो पीओजेके जो है वो भी कश्मीर की तरह एक अलग प्रांत है, जिसको कि अभी यूएन रेजोल्यूशन होना है कि उसको इंडिपेंडेंस करनी है या पाकिस्तान में जाना है, हिंदुस्तान में जाना है। तो जो हमने कश्मीर की जो एक आइडेंटिटी को हमने बिल्कुल संवार के रखा था, वहाँ पे कोई बाहर का आदमी अगर नहीं आ सकता है, हमने बाहर के आदमी को वहाँ नागरिकता नहीं दी है। एक कश्मीरी आदमी है वो वहाँ पे अपनी सरकार चलाते हैं, वो उन्हीं की गवर्नेंस है। पाकिस्तान साइड में उन्होंने सारे पंजाबियों को वहाँ पे डाल डाल के डेमोग्राफी चेंज कर दी है। हिंदुस्तान का कश्मीर की जो आइडेंटिटी है कश्मीरियत वाली, और जो पीओजेके में जो कश्मीर है वो पूरे इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं। ये डेमोग्राफिक चेंज जो पंजाबी है मीरपुर वगैरह के आए हुए हैं, तो उनसे भी खुंदक है कि जब आपको यूएन रेजोल्यूशन के अंतर्गत हम एक अलग तभी वो झंडा भी अलग अपना लेके घूमते हैं। तो हमारे जेएनके में भी एक अलग झंडा होता था, लेकिन अभी तो आर्टिकल 370 के बाद उसका सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि महाराजा ने तो हिंदुस्तान को अपना एक्सेशन दे दिया था, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक यूएन का सवाल है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है दोनों तरफ के कश्मीर। और दूसरा, जैसे कि साहब ने अभी बताया था अपने त्रिपाठी जी ने, कि उनकी जो असेंबली है उसमें 53 में से जो उनकी 12 सीटें हैं जो रेफ्यूजीज़ के लिए हैं, उसमें वो अपने पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपने लोगों को वहाँ बैठाती है, और लोकल लोगों की आवाज़ को जानबूझ के दबाया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, उन पर वायलेंस किया जाता है, और उनसे सारे रिसोर्सेज लेके वो खुद अपना कंज्यूम करते हैं। वापस उसको मंगला डैम में कितनी बिजली बन रही है वो पूरी की पूरी पंजाब और सिंध में जाती है, और टेरर कैंप भी तो चलाते हैं सर, इन्हीं मासूम लोगों के बीच में अपना टेरर कैंप लगा देते हैं कि भाई हमला होगा तो मरेंगे पीओके वाले, फिर पीओके वाले गुस्सा करेंगे भारत के खिलाफ कि भाई यहाँ पर अटैक किया भारत ने। तो एक ये स्ट्रेटेजिकली ये भी करते हैं कि वो टेरर कैंप भी वहीं लगवाते हैं जानबूझ के, ताकि भारत उन पर हमला करे तो दोष भारत को देगी, भाई उन्होंने पीओके पर हमला कर दिया। मैं ओझा जी से मामला समझता हूँ। हुमायूं इकबाल शमी हमारे साथ थोड़ी देर में सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ेंगे। ओझा जी, आपको क्या लग रहा है, ये मैटर क्या अब पीओके में जो अनरेस्ट है ये और बड़ा होने वाला है, या पाकिस्तान के हाथ से ये जा चुका है, फिसल चुका है? नहीं, देखिए विवेक, हमें जो प्रैक्टिकल में सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ पहले दो पैनलिस्ट ने जैसे बताया कि ये जो अनरेस्ट हुआ है, तो ये अगर थ्योरेटिकल देखते हैं तो वो कई चीज़ें मांग कर रहे थे, जैसे अपने उनका 38 पॉइंट चार्टर था, और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन था, और उनको निगलेक्ट पूरी तरह से किया जा रहा था, जो कि एक सिचुएशन ऐसी कंपेल कर दी गई थी कि पीपल हैव माउंटेड कि इस तरह की सिचुएशन में आए। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी बहुत था वहाँ पर, और एक रिप्रेजेंटेशन इश्यू भी था कि पीओके को कोई एक स्टेचर मिलना चाहिए था, उस चीज़ों को वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अगर आप अंडरलाइन देखते हैं सारी चीज़ें, तो
मेरे हिसाब से जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है पाकिस्तान में, जो कि बहुत पहले से और बहुत डीप चली गई है, ये बेसिकली एक ऐसा ट्रिगर है जो इस अनरेस्ट को उसने पॉप अप किया है, और ये जो हो रहा है। हम्म। फिर आप बात करते हैं जैसे इनइक्वलिटी है, डिस्पेरिटीज है, जो भी लोकल जो बिलीव करते हैं कि हमें, जैसे इन्होंने बताया पुराने पहले पैनलिस्ट ने, कि वो एक डिफरेंस कर दिया, क्रिएट कर दिया, पीओके वालों को एक अलग तरीके से उनको देखा जाता है और अदर रीजन्स को अलग तरीके से देखा जाता है। तो एक जो डिस्पेरिटीज और इनइक्वलिटी का एक इक्वेशन है, वो भी ये बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो जहां तक मुझे समझ में आता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग का जो एक पॉलिटिकल ग्रीवियंस जो चला आ रहा था, जो इश्यूज थे जो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे थे, ऑटोनॉमी सीट्स का जो ऐसे बता रहे थे कि 12 सीट्स पे हैं, फिर डिसीजन नहीं हो पा रहे थे लोकल अफेयर्स में, ये सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीजें एक्युमुलेट होकर इस सिचुएशन को पॉपअप किया है। लेकिन सबसे बड़ी ये आपको चीज देखनी चाहिए कि जहां तक अगर आप ये पीओके की बात नहीं हो रही है, इसका इम्पैक्ट पूरा पूरा पाकिस्तान पे जाएगा। और आपको ये भी देखना चाहिए, जैसे त्रिपाठी जी ने बताया शुरू में, कि ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पर इंडिया को कुछ एक्टिव होके आगे बढ़ना चाहिए, या आगे चल के हमें उस पर अटैक करना है, या कुछ इस तरह की ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट अपने आप ही इनबिल्ड हो रही हैं। और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये एक तरह से सेपरेशन मोड में आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं जैसे मतलब अगर आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, तो वो कई चीज़ें ऑब्स्टिकल्स भी आती हैं कि इंडिया चाह के भी, अगर चाहे तो हम उस चीज़ों को इस तरह से नहीं ले जा सकते कि हम तुरंत ऑक्यूपाई कर ले। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया था कि ऑलरेडी यूएन में इश्यूज हैं इसमें। और सबसे बड़ी जो मैंने देखी ये चीज़ वो है कि चाइना, आपने चाइना को इग्नोर किया। चाइना इतनी आसानी से ये चीज़ों को होने नहीं देगा। अगर आप देखते हैं तो रफ एस्टिमेट जो मेरा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान सब्जेक्ट मेरा है, तो जो मुझे पता चला है कि अगर आप वेरीफेबल, तो 4 से 6 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और अदर रीजन्स में खर्च भी, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर आप बात करते हैं कि सीपीसी, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं और सारी चीजें हैं, इतनी आसानी से चाइना इसको डिस्टर्ब होने देगा? और नहीं, और अगर आप खुलेआम अमेरिका की गोद में खेलेंगे तो चाइना खुश थोड़ी रहेगा। एब्सोल्युटली। तो चाइना का फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जैसी ये सिचुएशन हुई ऑलरेडी, जैसे पहले भी अगर आप देखें तो चाइना ने अपने ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर डिप्लॉय कर रखे थे पहले से। वहां पर कैंप, ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। तो वो सिचुएशन, इट्स नॉट ओनली कि वहां पाकिस्तान है, वहां चाइना भी एक्टिवली पूरी तरीके से, जहां तक मेरी इंटेलिजेंस कहती है, वो एक्टिव है वहां पर। तो आपको चाइना को एक फैक्टर को अपने उसमें रखना है कि किस तरह से वो अपने सीपीसी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गिलगिट बल्तिस्तान और ये अदर रीजन से चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इनको कैसे बचाएगा, फिर शील्ड कैसे देगा आगे चल के, फिर किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो मेन फैक्टर इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या पता इसको चाइनीज ने इग्नाइट किया हो, या फिर मूवमेंट के पीछे हो सकता है चाइनीज लोग हों या फिर एजेंसी हो। देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी विवेक की ये चीज, जब इस तरह की सिचुएशन माउंट होती है ना, तो ये कई चीज, जैसे आप उन्होंने भी बताया, ये कई चीजों को जन्म देती हैं, मतलब पॉपअप करती हैं। रीजनल सिक्योरिटी का एक इशू आ जाता है, फिर इकोनॉमिक इंटरनल सिक्योरिटी का एक इशू आ जाता है, फिर आप सीधे सीधे कश्मीरी सेंटिमेंट्स को भी हट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये ऐसी, और फिर स्ट्रेटजिक मिलिट्री पोस्चर एकदम एक्टिव हो जाता है वहां पर, फिर इन्फिल्ट्रेशन, इंसर्जेंसी एकदम वो टॉप अप कर जाती है। तो कई फैक्टर्स हैं ये जो ऑटोमेटिकली अब मोल्ड होंगे इसमें। तो इंडिया को भी काफी वॉच रखने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कई चीज इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है, कई एंगल्स पे चीजें होती हैं। तो अब मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि हो सकता है इसको माउंट कराया गया हो जो हमारे शुभचिंतक कंट्रीज हैं, और इट कैन टेक टू द अनदर लेवल। नहीं, हम पाकिस्तान के स्टांस से तकलीफ हुई होगी चाइना को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हुमायूं इकबाल शमी, अध्यक्ष पीएफ, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। शमी साहब, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पीओके के अनरेस्ट की वजह क्या है, और आपके हाथ से अगर ये मामला स्लिप हो चुका है, फिसल चुका है, तो आप पीओके छोड़ क्यों नहीं देते हैं? ये कौन सी अनरेस्ट है जी? वहां पर क्या अनरेस्ट है वहां पर? आपको खबर ही नहीं है? ये कमाल की बात। पाकिस्तानियों को देखिए खबर ही नहीं है कि पीओके में क्या चल रहा है। कह रहे क्या अनरेस्ट है, बताओ भाई। आर्मी उतार दिया आपने, पुलिस वाले को वहां पर बंदी बना लिया गया पीओके के लोगों की तरफ से। प्रोटेस्ट पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार चल रहा है, कंटेनर्स उठा के फेंक दिए नदी में। आप कहते हैं भाई क्या अनरेस्ट है?
मतलब कोई 2-3 इलाकों में अगर कोई शहर पसंद जो आप लोग फंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे एक मुसलसल, सबको पता है वहाँ पर कोई भी मेन पार्टी चुनाव में शामिल नहीं है। सारे वो लोग हैं जो दुकानदार टाइप के, जिनको आपने पैसे दिए हैं और ये काम करवा रहे हैं। तो जो उसकी वीडियो बना के आप लगा देंगे जी वहाँ बड़ी अनरेस्ट है, वो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर 2-3 जगहों के ऊपर ये हो रहा है, 2-3 जगहों के ऊपर लोगों को इकट्ठा करके वो एक वीडियो बनाने के लिए वो कोई पत्थर मार लेंगे, कोई वो एक दौर कर लेंगे। तो वहाँ हुआ स्ट्राइक। तो ये तो आप राह कर रहा है, ये तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, वो तो ये कर रहा है, सबको पता है। यहाँ पे कोई मेन स्ट्रीम पार्टी उसको वहाँ पर ना, वो वहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज लोकल हैं और जो पाकिस्तान की हैं, वो सारी की सारी वो कह रही है ये राह करवा रही है वहाँ पर। तमाम कोई भी उनमें शामिल नहीं, एक भी पार्टी शामिल नहीं उनमें। नहीं तो साहब इतने बड़े बड़े कंटेनर्स क्यों लगाए जा रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? आर्मी क्यों वहां से भाग जा रही है? पुलिस क्यों वहां पर फायरिंग कर रही है? क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं? कैसे 12 लोगों की जान चली गई? आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपके नहीं है, आपके लद्दाख में क्या हो रहा है? वहां पे क्या हो रहा है? लद्दाख में तो एक दिन हुआ था, यहाँ तो 2 हफ्ते से आपका प्रोटेस्ट चल रहा है। आप अगर लद्दाख से कंपेयर भी कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ लद्दाख में एक दिन हुआ, ओनली 1 डे, तो वहां पे हुआ है वो तो प्रॉपर, सिर्फ एक दिन। आपको तो ये तो 12 दिन से चल रहा है, 10-12 दिन से लगातार चल रहा है। क्या हो रहा है जी? ये तो 10-12 दिन से चल रहा है। लद्दाख में तो सिर्फ एक दिन का अनरेस्ट हुआ था, अगर हुआ भी था। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक दिन हुआ, वो उसको कंट्रोल कर लिया गया, इजिली कंट्रोल कर लिया गया, सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन यहां तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। सवाल तो इसी बात को लेकर है कि पीओके आपके कंट्रोल में ही नहीं। अब नहीं है कंट्रोल में तो छोड़ दीजिए, निकालिए वहां से। आप किसको निकल जाए किसको निकालिए? पाकिस्तान निकले वहां से। पीओके में क्या कर रहा है पाकिस्तान के हाथ में जब कंट्रोल ही नहीं है? आप तो वहां के लोग तो आपको निकालने की बात कर रहे हैं। आप तो आप निकलेंगे, लद्दाख से भी निकलने वाले हैं आप, कश्मीर तो वैसे भी आपके पास नहीं है, तो आप ये तो निकलने वाले हैं। तो ये तो आप क्यों अपनी कर रहे हैं? अभी भी कुछ करना है आपने तो कर लें। पहले भी आप कहते थे बलूचिस्तान में बड़ी गड़बड़ है, मुझे बुलाते थे, मैं कहता कुछ मसला नहीं, ठीक हो जाएगा, आप देख लें। वहां पे तकरीबन जो है उनको फर्क कर दिया। कोई किसी जगह कोई सुइसाइडल आ जाए तो अब उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा वहां पे। क्वेटा में परसों ही बम फटा है, तो वही सुइसाइडल है ना। पैरामिलिट्री आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर। वो सुइसाइडल को कोई नहीं रोक सकता, सुइसाइडल को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई तो आपके यहाँ क्यों फट रहे हैं? आतंकियों को बनाने वाले आप, तो आपके लिए क्यों बम फोड़ रहे हैं? नहीं तो सुइसाइड है ना। राम ने इतनी फंडिंग की हुई है वहां पे। ईरान में कितने पकड़े गए आपके बंदे? अभी आपके सऊदी अरब में पकड़े गए। ये सारे आप लोग मिलके कर रहे थे। ईरान ने कितने निकाल दिया आपके, कितने पकड़े हैं आपके बंदे वहां पे? ये अच्छा, ये सब कुछ एक से त्रिपाठी जी में आ रहा हूं, इनको पूरा कर लीजिए एक बार पूरा कर लें और फिर मैं आता हूं। अमेरिका में पकड़े गए आपके, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो आपका कनाडा में पकड़े गए। अभी तो पीओके रॉ करवा रहा है, बलूचिस्तान रॉ करवा रहा है, क्वेटा में ब्लास्ट रॉ करवा रहा है। तो फिर आप मतलब आपने टीवी पर बैठ के मान लिया आपकी सरकार फेल है, आपका इंटेलिजेंस फेल है, आपकी आर्मी फेल है। नहीं जब भारत इतना करवा ले रहा है तो आप कर क्या रहे हैं सर वहां पर? बिन लादेन को भी रॉ ने वहां इंस्टॉल कराया था। हाँ बिल्कुल, मैं त्रिपाठी सर आपके पास आ रहा हूं। और तो और इन्होंने कहा इमरान खान जो है भारत से मिला हुआ है। इमरान खान का ट्विटर हैंडल भारत से चलता है, वहां के रक्षा मंत्री ने कहा है। एक तो पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, बेसलेस बातें करते हैं। नहीं तो वो तो चल रहा है इनके, आपके यूरोपियन यूनियन। भाई आप तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री को बोलते हैं उनका ट्विटर हैंडल हिंदुस्तान से चलता है। यूरोपियन इन्फो, उन्होंने 13,000 आपके जाली अकाउंट निकाले हैं जहां से डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। तो आपका तो ये पुराना काम है। ये तो अरे भाई तो आपसे पाकिस्तान संभल नहीं रहा, छोड़ दिए पाकिस्तान। रॉ पीओके में भी मुलविस आप कुछ नहीं कर पा रहे, रॉ बलूचिस्तान में भी मुलविस आप कुछ नहीं कर पा रहे, रॉ अमेरिका में भी मुलविस आप कुछ नहीं कर पा रहे, रॉ कनाडा में भी मुलविस आप कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, पीओके में रहते हुए, फिर आपको रहने की आवश्यकता क्या है? अगर आपका पूर्व प्रधानमंत्री भी रॉ से मिला हुआ इमरान खान, और त्रिपाठी सर कह रहे हैं ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में भी रॉ ने ही प्लान किया था क्या? यार वो ओसामा की बात छोड़ दें, यहाँ बहुत सारे निकलेंगे आपके, अभी तो बहुत निकलेंगे आपके तो गली गली में ओसामा है। सही बात है। मई से पहले मैंने आपको पहलवान वाला लतीफा सुनाया था ना, जिसपे आपने कहा था पहलवान, मैंने कहा आ जाओ, फिर आया ना पूरी आपके साथ। आज तक मजाक बना हुआ, हर तीसरे दिन प्रेसिडेंट ट्रंप आपके बारे में क्या कहता है? कहता है जी ने बचाया है। आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर में चार मारे राफेल, उसके बाद हफ्ते भर बाद 5 कर दिया, एशिया कप आते आते 6 कर दिया, अमेरिका पहुंचते पहुंचते 7 कर दिया।
अरे भाई, झूठ बोलने के का कोई हिसाब किताब होता है शमी साहब? कितना झूठ बोलेंगे, कहां तक बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही त्रिपाठी जी मुझे, कुछ कहना चाह रहे हैं, आवाज आपकी नहीं आ आवाज रुक रुक कर आ रही है, मैं दोबारा लौटूंगा, कनेक्शन चेक करा रहा कुछ कहूं? हूं। जेके त्रिपाठी सानी जी। साहब, इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं आपसे, हाँ बिल्कुल अगर सर, आप प्लीज। सुनने की तकलीफ गवार करें। अरे सर, ये कंकड़ पत्थर कहते हैं बेचने वाले लोग क्या बलूचिस्तान में इजाजत कुछ देंगे? आप हुआ बोलिए ही प्लीज। नहीं। आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर आपकी नजरों में बलूचिस्तान एक जन्नत बना हुआ है तो आपको ऐसी जन्नत मुबारक। मैं ये कहूंगा ऐसे 1000 जन्नतें आपके पाकिस्तान में हो, ताकि सारे लोग जन्नत नशीन हो जाएं। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है। आप देखिए कि कश्मीर में कितना, इंडियन कश्मीर में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और आप, सबसे बड़ी बात है कि आपसे कहा जाता है, पूछा जाता है, बताइए आपके यहाँ कश्मीर में जिसको आप कहते हैं आजाद कश्मीर, आजाद आजाद कश्मीर, किसने? हाँ। आजाद कश्मीर में अगर ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो आप कह रहे हैं आपके लद्दाख में क्यों हो रहा है? अरे सवाल के जवाब का जवाब दीजिए, सवाल के जवाब में सवाल नहीं पूछे नहीं, वो जाते। कह रहे रॉ करवा रहा है, बेसिक वो कह तहजीब रहे है रॉ ये, मुलविस है, आपका रॉ तहजीब है मुलविस ये है इसमें। डिस्कशन की। नहीं नहीं, इस त्रिपाठी तहजीब सर को कह रहे रॉ पालिए। मुलविस है इसमें। उनके हिसाब से तो सारी दुनिया में अगर रॉ ही सही है, तो रॉ ही सब कुछ कर रहा है, तो पाकिस्तान को एग्जिस्ट करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान खुद पाकिस्तान इतना रॉ को ही दे कंट्रोल दें फिर। मैं कहता क्या हूं आप पाकिस्तान आप रॉ भी को ही चलाने दीजिए, आपसे चल नहीं रहा है। मेरे ख्याल से मुझे इनसे हमदर्दी है। इनकी पीठ के पीछे तो मुनीर की बंदूक लगी हुई है। ये चाह के भी सही नहीं बोल पाएंगे, क्या करें? इनके पीठ के पीछे तो आर्मी लगी हुई है, मैं तो साफ कह रहा हूं। नहीं, कैसे? और बोले भी तो बोले क्या, बोले भी तो बोले क्या शमी साहब? उनके पास बोलने के लिए क्या ही बचा है? उनका आर्मी चीफ कंकड़ पत्थर बेच रहा व्हाइट हाउस में जाकर, ये लो हमारे कंकड़ पत्थर खरीद लो, और उसको और पेंट नोबेल प्राइज ले लो। करके, उसको पेंट करके वो बता रहे कि भी क्रिटिकल मिनरल है। अच्छा, सेल्समैन बन के गए थे दोनों, शाहबाज और आसिम मुनीर, दोनों कंकड़ पत्थर बेचने के लिए। कार्की सर कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज शमी सर क्लियर नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। पहले अभय कार्की जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, और ओझा जी आपके पास आ रहा हूं। अभय कार्की सर, क्या दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में, या पाकिस्तान को रॉ ही ऑपरेट कर रहा है? ये जवाब है इनका यहां पर पैनल में। देखिए, ये विदेशी हाथ वाली थ्योरी, बाहरी हाथ वाली थ्योरी इनका काफ़ी देर से चलता है, और उसमें भी इनको सिर्फ राह दिखता है। अब इनको, पहली बात तो इन्होंने पूरी दुनिया भर के लोगों को अपने वहाँ ला के बिठा रखा है। चाइना और अमेरिका दोनों का आपस में वहाँ पे अलग से कंपटीशन चल रहा है। सीआईए वाले अपने अलग से कर रहे हैं। इनका जो बैलेंस करना है एक दूसरे को, चाइना और अमेरिका के बीच में, वही बलूचिस्तान की माइंस जो है वो चाइना को दे देते हैं, फिर वही जाके अमेरिका के ऑफिस में जाके वो एक शोरूम में जैसे दिखाते हैं, वो एक प्लेट में दिखा के इनके आर्मी चीफ उनको डोनाल्ड ट्रंप को बेचने के चक्कर में रहते हैं। तो इनको आपस में बैलेंस करना है। जहाँ तक कि इंटरनल सिक्योरिटी का इनका है, मैंने जैसे पहले बताया था, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होता है जिसमें जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो आपस में बात करते हैं, जनता से बात करते हैं। और इनको जो पहले था कि पानी और राशन का था, पहले इनका जो पॉइंट था, इतना ख़राब क्वालिटी का राशन क्या है, और जो पानी के टैंकर हैं इनके, चाहे ग्वादार हो, चाहे वो कराची हो, चाहे कहीं हो, एक माफिया है। जैसे टैंकर माफिया हमारे वहाँ भी होता है। फ़र्क इतना है कि इनके वहाँ पानी की किल्लत होती है, एक टैंकर माफिया होता है, और टैंकर माफिया होता है मिल बस। मिल बस किसको बोलते हैं? मिलिट्री बिजनेस। इनका जो फौजी फाउंडेशन है, इनकी फ़ौज कंट्रोल कर रही है उसको। तो जहाँ तक कि शरीफ और इनके जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जमहूरियत बोलते हैं, वो सिर्फ एक मुखौटा है। पीछे पूरा का पूरा जो इनकी आर्मी चला रही है इनके देश को। और जब वो कामयाब होती है तो सबसे पहले वो हिंदुस्तान का नाम लेती है, जब अंदर कुछ हो जाता है तो वो रॉ का नाम लेती है। और अपनी जो गलती है, जो वो अपनी पंजाब के अलावा इन्होंने बाकी जितने भी इनके सूबे हैं, सबको इन्होंने अपना स्लेव बना रखा है, या अपने गुलाम की तरह उनको रखते हैं। सारे की इनकी फ़ौज जो है वो 70% के आसपास पंजाब से है, और उसी के बल पे ये सबको दबा के रखते हैं। और हर प्रांत कभी ना कभी ऊपर आता है कि मेरा हिस्सा कहाँ है। उसमें रॉ क्या करेगी? आप रा वाले और एंडिया वाले ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है, और ये कुछ कर नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक आपने बोला। रा और इंडिया जो है पाकिस्तान का, उन्होंने काफ़ी हालत ख़राब कर रखी है। पर ये करनी इनकी अपनी है।
आप अपने ही भाई का मुंह का नवाला निकाल के उससे नहीं दोगे उसको पूरा खाना, तो मांगेगा, अपना हक मांगेगा। कब तक आप उसके बूट के नीचे और गन के नीचे उसको दबा के रखोगे? और इनके पॉलिटिशियन और इनके आर्मी लेकिन वाले मुझे लगता है पैसा सर, ये CIA और चाइनीज एजेंसी या चाइना की बीच की लड़ाई में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से पिसने वाला है। जो बात ओझा जी ने थोड़ी देर पहले कही उसमें बहुत दम नजर आता है। इस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर जवाब दिएगा, फिर मैं ओझा जी के पास जा रहा हूं। जी, ये जो अभी फिलहाल इनका न्यू फाउंड लव है अमेरिका के लिए, ये इनको महंगा पड़ेगा। क्योंकि चाइना का जो कब्जा है वो क्यों है? क्योंकि पहली बात सीपेक तो है ही है। 80% इनकी फौज का इक्विपमेंट जो है वो आता है चाइना से। ये ज़्यादा अमेरिका की गोद में जाके बैठेंगे। वो इक्विपमेंट जो इनका फौजी असला है, बारूद है, उसकी वो पाइपलाइन अगर चाइना बंद कर देगा, ये एक दिन में कहीं अमेरिका से उतने हथियार वथियार आएंगे नहीं। और अभी भी जो ये 500 मिलियन इन्होंने लिए हैं, बाकी लिए हैं अमेरिका से, पैसे जो लिए हैं उस पैसे से ये चाइना से जो है हथियार खरीदेंगे। वैसे तो दान दे देता है चाइना, पर अभी उसने दान देना बंद कर दिया है, लेकिन वो लेंगे। और उसके अलावा इन्होंने अमेरिका के साथ, जैसे गौटामाला में पहले किया था, इन्होंने एक डील कर रखी है, आप हमें हथियार, इंटेलिजेंस, सैटेलाइट वगैरह दो, और जैसे बलोच हैं, TTP है, ये हैं, इनकी टोह लेके हमें हार्ड हिट दीजिए और हम इनको ख़त्म कर देंगे। पूरी फौज जो है ये अमेरिका से इन्होंने ये मदद मांगी है कि आप हमको, जो अब आपके हम नोबेल प्राइज़ बोल देंगे। अमेरिका को कोई भी अपनी तरफ से कोई गिल्ट की फीलिंग या वो नहीं है। वो अगर ये बलूचिस्तान में सबको सफाया करके उनको ऑयल और मिनरल रीजन्स दे देंगे, ये खुश हैं। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस समय जब चाइना है, कई बार हुआ था, अभी जो कराची और ये इनका कासिम पोर्ट है, उधर पे अमेरिका को कुछ देने के चक्कर में ग्वादार में आपका चाइना बैठा है, वो आने देगा? खा रहे हैं आप चाइना की। अभी अमेरिका पे उतनी डिपेंडेंस नहीं है जितनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस इनकी रोज़मर्रा की चाइना पे है। तो ये कैसे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे? और जिस दिन ये बम फटेगा वो फिर और इंडिया पे आ जाएंगे कि इन्होंने क्या हुआ है। क्योंकि खुद ये इनको आगे का नहीं पता है। ये सोच रहे हैं हम सऊदी से भी कुछ कर लेंगे, सऊदी से भी पैसा आएगा, उससे हम फिर चाइना से हथियार खरीदेंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था, चाइना जो है इनको पैसा देने से मना कर दिया। कहता है अगर फैक्ट्री लगानी हमारे लोग लगाएंगे, वो करेंगे काम, ये करेंगे, लेकिन पैसे हमसे मत मांगो। पैसे मांगने नहीं, सवाल ही अगर POK में चाइना का हाथ हुआ अनरेस्ट के पीछे, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इकबाल शमी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। शमी साहब, अगर इस प्रोटेस्ट के पीछे या इस हंगामे के पीछे चाइनीज हुए, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि इन दिनों आप पाकिस्तान का, अमेरिका का राग बहुत गा रहे हैं। नहीं तो आप चाहते हैं कि हम चाइना से उलझ जाएं आपकी बातों में? आप हमें लड़वाना चाहते हैं उनसे? नहीं, आपकी तो आदत है ये। नहीं, हमें ये क्यों, आप ये प्रपोजिशन कहाँ से ले रहे हैं आप? मैं कहता हूँ कि रूस अगर आपके पीछे है, रूस खालिस्तान में करवा रहा है आपके बारे में। भाई POK से ही सीपेक गुजरता है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। मैं ये कह रहा हूं, अगर चाइनीज इसके पीछे हुए, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं हुए क्या, ये प्रपोजिशन ही गलत है। ये तो प्रपोजिशन, चाइना का तो पाकिस्तान के साथ जो है, तो चाइना ने तो ये कहा है, आपने जंग में भी देख लिया क्या हुआ। आपके अमेरिकी इश्क से जिनपिंग साहब बहुत खुश हैं? नहीं, आप जिस तरह से इश्क फरमा रहे हैं खुश है ना अमेरिका से आजकल, तो ये पाकिस्तान से तो सारे खुश हैं, सारे खुश हैं, पूरी दुनिया खुश। आपसे तो सारों की कुटी हो चुकी है, सारों ने आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। आपको तो छोटा सा मुंह नहीं लगाता, आपको बांग्लादेश नहीं लगाता मुंह आपको। तो अब आपकी क्या रह गई? आपकी तो क्या आपके पास रह गया? अफगानिस्तान और इस टाइप के TTP और ये आप ये अपना ये करेंगे, यहाँ को 2-4 बंदों को भेज के उनसे पैसे दे के आप ये करवाएंगे? ये आप कर सकते हैं, कर लें, कुछ 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। इतना बलूचिस्तान में आपने पैसा खर्चा, क्या फायदा हुआ उसका? वहां से ईरान ने आपके निकाल दिए सारे, वहां से जितने बैठाए हुए थे आपने चाबहार में, वो सारे निकाल दिए उसने, पकड़ के फांसियां देनी शुरू कर दी। और क्या करेंगे इसके अलावा? हेलो, नहीं, लेकिन आपकी ये स्थिति POK वाली तो बिगड़ गई ना। आपने चाइना से पंगा लेकर ठीक नहीं किया, अब आपको POK छोड़ना पड़ेगा, आपको POK खाली करना होगा। बाद प्रोग्राम करिएगा, सब ठीक हो जाएगा वहां पे। 2-3 दिन बाद दोबारा प्रोग्राम में मुझे बुला लीजिएगा, सारा कुछ मैं बिल्कुल बुलाऊंगा। 2-3 बार, मैं 10 दिन बाद भी बुलाऊंगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये क्या 2-3 दिन क्या है, 2-3 महीने में ठीक नहीं होगा। जिस तरह से आपकी आर्मी को भगाया गया है और आपकी पुलिस को वहां से भगाया गया है, मुझे नहीं लगता हालात वहां ठीक होने वाले हैं।
और जो आपका नहीं, इश्क इन दिनों आपका अमेरिका हक से है, चल रहा है, वो आप तो चाइना वो का आप तो हाथ हारे के इसमें है। मैं 100% इस बात को लेकर श्योर हूं, आप लोग माने चाहे नहीं आप माने। कह रहे हैं तो कह रहे हैं, आप फिर इनसे बात कर लेना कि क्यों कर रहे हैं वो, उनसे आप रिक्वेस्ट अरे करें, ना आपके करें। दोस्त हैं, आप बात कीजिए। चाइना आपके से दोस्त नहीं, होकर मेरे आपके हमें तो पीठ कुछ में नहीं छुरा कर रहे। डाल रहे हैं, वो कुछ पीओके में वो कुछ नहीं कर आंदोलन रहा, भड़का रहे कुछ हैं। नहीं कर रहा। क्या कर रहा है वो? अभी आपका एक बंदा कह रहा था चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया तो वो क्यों गड़बड़ करेगा वहां पे? अभी कोई बात कोई बंदा कह रहा था वहां पे, आई बिल्कुल डोंट नो, यही मैं बात नाम है, नहीं जानता। चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो हाँ, तो वो अमेरिका से क्यों आपकी करेगा दोस्ती वहां उसको पे? कैसे पागल है वो, अपनी बर्दाश्त इज्जत होगी? खराब करेगा वहां पे। नहीं तो फिर आपको कुछ बात कर रहे हैं, वो आपके बंदे कुछ और बात कर रहे हैं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? जो आपके पास तो ऐसे ही लड़वाने का, इससे पीछे लड़वाए उसको लगवा दें। आपको पता है कि चीन भी पाकिस्तान के साथ है, रूस भी साथ है, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, पूरा वेस्ट साथ है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। अब पाकिस्तान जो है ना, इस वक्त चीन के बाद एशिया की सबसे बड़ी पावर है, ये बात याद रखें। इंडिया का अब कोई उसमें राह नहीं है। तो अब आपको जो है, अब आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एशिया में अब दो ही पावरें हैं, चाइना और पाकिस्तान, बाकी फारग हैं। सबको पता लग बीएलए गया। बीएलए और टीटीपी से तो लड़ नहीं पा रहे आप, एशिया के सबसे बड़े ओ पावर यार, हैं। बीएलए पीओके कंट्रोल कर नहीं पा रहे आप, एशिया के सबसे बड़े। क्या खाक सबसे बड़े पावर हैं? आपकी आर्मी को उठा के ह्यूमन फेंक दे रही है शील्ड में पीओके के बैठे लोग, और वहां पर जो है आप सुन लेना, कंटेनर्स उठा के नदी में डाल सुन दे लो, रहे हैं। आप बात सुन लें। ओ ह्यूमन शील्ड लेके बैठे हुए हैं। ह्यूमन शील्ड में बंदे कोलेटरल डैमेज होता है, आराम से करना पड़ता है। किसी जगह मुकाबला किया उन्होंने, जहां भी हुआ उनको उड़ा के रख दिया है। अभी भी फारग हो रहे हैं, अब तो कोई हमला नहीं कर रहा। आमने हमला तो कोई नहीं आया, सुइसाइडल रह गए, 2-4 लोग हैं सुइसाइडल कर रहे थे, अभी भी कल परसों की है। अब सुइसाइडल को तो कोई नहीं रोकता। एक बंदा मरने आया, वो बांध के आया, सड़क के ऊपर जाते जाते ब्लास्ट करते हैं। यहाँ आपके यहाँ पे स्टेशन के आगे से गुजरे कर जाए, क्या कर लेंगे आप उसका? आपको क्या पता इसकी ये क्या लेके जा रहा है? हर एक बंदे को तो नहीं चेकआउट कर सकता ना, लेकिन सामने आके मुकाबला करे ना। बीएलए आप कह रहे नहीं हैं नहीं, हमारे यहाँ करके दिखाए। हमारा ब्रह्मोस तो रेडी रहता है, हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहता है ब्रह्मोस। ब्राह्मोस है। आप हाँ, हमारे यहाँ करके दिखाए ना। वो खालिस्तान में जो जो कर रहे हैं उनको मारे। ब्राह्मोस अपना पता लग जाएगा यहाँ आपको। कोई खालिस्तान नहीं हो रहा। ब्राह्मोस आपका, ये सब आईएसआई का एजेंडा है, यहाँ कोई खालिस्तान नहीं हो ब्राह्मोस रहा। का तो आप ये बताइए, ब्राह्मोस का तो पूरा स्टेशन उड़ गया। आप अभी वो रशिया वाले ने आप कहा ये कि आपके दोनों। आप ये बताइए, पीओके क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल ठीक, कुछ मसला है ही नहीं वहां पे। ऐसी एक छोटी सी 2-4 चंद लोग, चंद 100 बंदों को जिनको आपने पैसे खिलाए हैं, वो वहां पर वो हंगामे कर रहे हैं, 2-4 हंगामे कर रहे हैं। वो स्ट्रीट फाइट है, वो 2-3 दिन में, मैंने बताया ठीक हो जाएगी ये। मैंने तो आपको बताया 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी ये, आप देख लीजिएगा। मैं ये प्रोटेस्ट साल 2020 के बाद से लगातार देख रहा हूं। उससे पहले भी हुए हैं, 22 में हुए, 23 में हुए, 25 में हुए। कहाँ ठीक हो रहा है? आप तो 2 दिन की बात कर रहे हैं, मैं तो 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मान ली, उनकी डिमांड थी कि हमारा आटा सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, कर दिया, खत्म हो गया मसला था। फिर दोबारा आप लोगों ने पैसे खिलाए हैं, फिर आप वो स्टार्ट हो गए ना। आप नहीं माफ करेंगे इनको, डोंट वरी। आप ये इस बार क्या करेंगे? इस बार पूरा पीओके साफ कर देंगे। वो कर लेंगे, हमें पता करना था। हमें सब आता है। आपका इलाज कर दिया, हमने। और बाकी ये क्या चीजें मक्खियां ये तो। अच्छा, कितने राफेल मारे आप लोगों ने? चलिए ये बता दीजिए। चौथे नंबर की इकोनॉमी है, उसको उड़ा के रख दिया। आप क्या रह अच्छा, कितने राफेल मार गिराया आपने? हमारे राफेल तो 4 दुनिया कह रही है। आपके प्रधानमंत्री ने जाके यूएनजी में 7 कहा है। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो है आप लोगों का मिस इन्फॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा। यूएनजीए में खड़े होकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 7 राफेल गिराए, आप कह रहे हैं 4। वो 7 राफेल, किसी को कुछ नहीं पता है। 7 टोटल है, 4 राफेल हैं, 4 बाकी दूसरे जहाज हैं, 7 टोटल हैं, ये बात हुई है। अच्छा, और 7 का तो प्रेसिडेंट ओझा जी के पास आ रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। निशिकांत ओझा जी, ट्रम्प को भी हमने पैसे खिलाए हैं, हमने कहा है उसको, वो खुद करता है सैमन, उसकी पास अपनी ट्रम्प को तो आप वो क्या पता नहीं कंकड़ पत्थर बेचने गए थे, वो क्या बेच रहे थे आप? ये पत्थर ले लो, वो पत्थर ले लो। जाता था धूम लाता हुआ। अगली सरकार, ट्रम्प सरकार, वो तो क्या हुआ, किधर गई वो ट्रम्प सरकार? मेरा माय बेस्ट फ्रेंड टेरम, वो किधर गया? वो तो नहीं, हम कंकड़ पत्थर थोड़ी बेचने गए थे जाता नहीं आपका भाई, हम कंकड़ पत्थर थोड़ी बेचने गए थे। हम कंकड़ पत्थर बेचने वाले से क्या बात करें? वहाँ हर कोई पूछता है, आपके आर्मी चीफ जाके कंकड़ पत्थर बेच रहे हैं। कहीं आप लोग दुनिया में कैसे मुंह दिखाते होंगे? थोड़ी शर्म तो आती होगी। आर्मी चीफ कंकड़ पत्थर बेच रहा है। वो एग्रीमेंट ही कोई नहीं हुआ, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप स्कूल दाखिल कराने चले गए उसको। आपकी क्या जवाब? क्या उसको कलर वलर करा के, कैसा लाल पीला करा के कुछ ले गए थे? ये देखो, ये है, ये पहले कुछ भी करे वो तो आप ये भी कहते थे हमारे मिसाइल भी इसी किस्म के हैं, खाली डब्बे हैं। वो आप जो लोग ये कहते थे, उन मिसाइलों ने क्या किया, जहाजों ने क्या किया, आपको भी पता है। मुझे पता है, कुछ नहीं किया। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान से बता रहा हूँ। एक इमेज दिखा नहीं पाए। पूरी दुनिया की मीडिया ने बिफोर और आफ्टर करके आपके एयर बेसिस की इमेज दिखा दी।
आप लोगों का चरित्र पूरी अच्छा, दुनिया के बात सामने सुने, दिखा बात दिया। सुने। अब वो ओझा राफेल, मुझे पता लगा है कि फ्रांस ने राफेल बाकी बेचने से इनकार कर दिया। वो कहता हमारी बेइज्जती करवा रहा है। ये आपने जहाज करवा देते हैं पूरी दुनिया में, वो लोग कहते हैं अरे राफेल भाई साहब, के बजाय तो हम इंडिया वो के लोग पायलट करवा हैं देते हैं। जिन्होंने मिग 21 बाइसन से F-16 मार गिराया था। याद कर लीजिए F-16 कब का मरा मलबा था? कैसा किस था। जगह? ख्वाब में? ओझा जी के ये पास आ रहे ख्वाब हैं में, वो, ख्वाब देखिए में कराया था थोड़ा पूरी दुनिया टॉपिक में। डाइवर्ट हो जाएगा। वो ख्वाब में कराया था बात आपने। पीओके की हो रही है, क्या? पीओके जो आपके हाथ वो से फिसल पाकिस्तान गया ने है, गिनवा दिए सारे के और सारे, रॉही गिनवा पीओके को दिए कंट्रोल आपके कर रहा है। तो। आप सही कह रहे हैं ओझा जी, ओझा जी प्लीज। देखिए विवेक, जो ये इन्होंने एनालिसिस बताई है कि चाइना को ये रूल आउट कर रहे हैं, चाइना को कभी रूल आउट किया ही नहीं जा सकता है। पहली चीज, जो इंटेलिजेंस असेसमेंट अगर आप देखते हैं इस एंगल पे, तो एक जो इनका प्राइमरी सोर्स है, डेफिनेटली मैं बोलूंगा जो प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से। लोकल अपराइजिंग और जो इनका एक बेसिकली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो डिस्ट्रेस्ट हुआ उसकी वजह से हुआ। लेकिन जहां तक अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी इन्फ्लुएंस की, अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान, दो चीज बता रहा हूँ, ये जो इंसिडेंट बढ़ रहा है और जिस तरह से ये मूव कर रहा है पूरी तरीके से, इसमें ये लगता है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पूरा उसको एक तरह से एक्सलेशन दे रही हैं कि ये और आगे बढ़े, जिससे इंटरनेशनल अटेंशन उनकी तरफ बढ़े। जो इकोनॉमिक वाला जो क्राइसिस है और बेसिकली जो शिफ्ट ब्लेम है वो आसानी से खेल सकें ये। जैसे ये बोल रहे हैं कि रॉ को इन्होंने बोला कि रॉ करा रहा है, रॉ करा रहा है, तो दैट्स वन ऑफ द थिंग, वो आपके सामने साक्षात आ गया। सेकेंडली चीज अगर हम बोलते हैं तो चाइना कभी भी डायरेक्टली नहीं आएगा। चाइना हमेशा प्रॉक्सी में आता है, कोवर्ट ऑपरेशंस करता है। तो उसका कोवर्ट एंगल इसमें हर तरीके से है, और ये आने वाले में ये नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि 3 से 4 बिलियन जो भी हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया हुआ है, उसने किया हुआ है, फिर क्यों करेगा? क्वेश्चन मार्क, लॉजिकल क्वेश्चन। लेकिन जहां तक अगर इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो वहां पर ये उसने इन्वेस्टमेंट तो कर रखा है, लेकिन इंडिया को वो अनरेस्ट करने के लिए इस को एज अ प्रॉक्सी वो खेलेगा, और इसलिए वहां पर इसको और मोटिवेट करेगा और इसको एक्सलेट करेगा। इस वजह से चाइना का कोवर्ट ऑपरेशन को रूल आउट किया ही नहीं जा सकता। आने वाले समय में आप देखेंगे कि दे विल कम इन फ्रंट, वो आ जाएंगे, सामने ही आ जाएंगे। तो अगर आप ये देखते हैं तो पूरी तरीके से जो ये बोल रहे हैं इनडायरेक्टली ये खुद ही एडमिट करते चल रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है बेसिकली हमारे हमारे अगर ये बात करें कि हमारे इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारे इंडिया पे कुछ नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली देखिए, इंडिया का अपना पोजीशनिंग एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉब्लम इनको आएगी अगर अगर आप देखते हैं अब इनके लिए क्या होता है। एक तो ये जो अभी इनका जो बता रहे हैं कि ये जो सोसाइटल बॉम्ब्स हो रहे हैं, सारी चीज हो रहे हैं, तो इनका सिक्योरिटी कंसर्न एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। और जहां तक अगर आप बात करते हैं कि किस तरीके से आप डिप्लोमेटिक लेवरेज को यूज करना चाह रहे थे, वो भी एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब ये पाकिस्तान जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है जो इतना वीक शो हो रहा है और फेलियर एक तरह से जो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं लोकल ग्रीवियंस को, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इस पर ना पाकिस्तान क्या बोलते हैं यूएस आएगा सामने, ना चाइना आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि आदमी इन्वेस्टमेंट वही करता है जहां पर उसको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी और थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दिखती है। अब वो बोलेगा बिल्कुल। कि मैंने 4 बिलियन लगा दिया, उसके बाद भी तुम साला कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। तो जो अभी इन्वेस्टमेंट बंद हुई है, इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन विच दे हैव स्टॉप्ड। और बिल्कुल अनरेस्ट वाली स्थिति रहेगी और इस तरह से आतंकी घटनाएं होंगी तो कौन इन्वेस्ट करेगा? फिर इन्वेस्टर्स डर जाएंगे, और इन्वेस्टर्स जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए, कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? तो ये एक है कि जो मैं जो बता रहा हूँ, ये एंगल जो इन्होंने बोला, बिल्कुल ये तो खुद ही इन्होंने एडमिट कर लिया सारे ब्लेम्स जी। को। चाइना फैक्टर जो है बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशली जो गिलगिट और बल्टिस्तान और जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो उसको चाइना पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा। अब मैं उस डीप में चाइना के एंगल में ज्यादा नहीं घुसना चाह रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक लास्ट में इनको बोलना चाहता हूँ, जो ये बोल रहे थे ईरान, ईरान में कितने लोगों को हैंग कर दिया गया, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट वेयर आई हैव स्टडीड, और छाबार पे भी काफी मेरा डीप स्टडी है। वहां इस तरह कुछ नहीं है आज भी। अगर ईरान को देखते हैं, ईरान ने पूरा जो छाबार पोर्ट है कितने सालों से इंडिया के लिए ही रखा हुआ है। वहां पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन इट्स ओनली 20%, जो कि हमारे लिए स्ट्रेटजी कहीं बिलोंग करता ही नहीं है। तो पूरा का पूरा आज भी ईरान ने पूरे दोनों हाथों से हमारे लिए खोल के रखा हुआ है। और बेसिकली वो अगर सैंक्शंस इश्यूज नहीं होते तो वी कुड हैव टेकन इट इनटू अ डिफरेंट फ्लो। तो ईरान की तरफ से कोई नहीं है, ये अलग तरीके से ये नैरेटिव्स चेंज कर रहे हैं कि ईरान हमारे इंडिया को इस तरह कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बैलेंस डिप्लोमेसी है, और हमने अपने जो रीजनल अलायंस है बहुत अच्छे अरे से ओझा बैलेंस। जी,
जब दिया बुझने लगता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है, वही हिसाब किताब है इनके साथ। ये 10-12 साल में खुद बाल्कनाइज हो जाएंगे, 4-5 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, उसके बाद इनको समझ आएगा कि भाई भारत पहले से आपको वार्न कर रहा था, आपने माना नहीं। जेके त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हंसिए हंसिए, अभी आपके हंसने का टाइम है, हंसिए आप। अभी अब डोनाल्ड ट्रंप आपको बहुत खिलौना दे रहे हैं ना शमी साहब। चाह रहा हूँ हाँ, त्रिपाठी मैं सर तो कुछ कहना आखिर चाह में रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ, शामी साहब की बात सुन करके मुझे लगा कि उनकी सारी तकरीर का लबोलुआब ये है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है, वहां पर कभी कोई परेशानी नहीं हुई, जो भी परेशानी होती है वो हिंदुस्तान है। यहाँ तक कि अगर उनके यहाँ कहीं पानी में मक्खी गिर जाती है तो वो भी हिंदुस्तान गिराता है, कंकड़ गिर जाता है गिलास में वो भी हिंदुस्तान गिराता है, सब कुछ हिंदुस्तान करता है। तो भाई साहब, अगर सब कुछ हिंदुस्तान कर रहा है तब तो आपको हिंदुस्तान के सदके करने चाहिए कि हिंदुस्तान में इतनी ताकत है कि वो आपके मुल्क में जाके सब कुछ कर ले रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। बहरहाल हमें तो आपसे, शानिल साहब, मैंने पहले भी कहा था कि शमी साहब को परेशान करने की जरूरत नहीं, उनसे तो हमदर्दी होनी चाहिए कि वो कम से कम पीठ पीछे आर्मी की बंदूक लगी होने के बावजूद भी इतना बोल रहे हैं। इस नहीं, हिम्मत की दाद देनी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई चाइना क्यों इस इलाके में हलचल करेगा? देखिए, चाइना हलचल, उनकी भी बात अपने हिसाब से सही। जब उन्होंने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दे दिया है पीओके में, तो क्यों हलचल करेगा? लेकिन सवाल है कि चाइना इसलिए हलचल करेगा कि चाइना का साथ छोड़ करके आप यूएसए की गोद में बैठने जा रहे हैं, जो चाइना को मंजूर नहीं है। उनका 65,000 बिलियन से ज्यादा, 65,000 अरब से ज्यादा डॉलर लगा हुआ है, उनका तो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है ना। वो क्यों चाहेंगे कि अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ दें और आपको अमेरिका की गोद में बैठा दें, जैसे कि आप शुरू के 35 साल 40 साल तक बैठे थे। और आपको शायद याद होगा कि बुश सीनियर से किसी ने कहा, किसी ने पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान? बोले इट्स अ बास्टर्ड कंट्री। उन्होंने कहा बट देन व्हाई डू यू सपोर्ट पाकिस्तान? उनका बिकॉज इट इज आवर बास्टर्ड। तो साहब, आपको मुबारक हो, आप यूएसए के, मैं अब फिर से उस लफ्ज को नहीं दोहराऊंगा, बिल्कुल सही यूएसए के बात। वो बने रहें, ठीक है, आपकी मर्जी। अल्लाह ताला आपको। मैं हुमायूं इकबाल शमी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कार्की सर कुछ कहना चाह रहे थे। मैं वापस आ रहा हूँ। शमी जी, एक साथ ही समय बोल लीजिएगा आप। कार्की सर कुछ कहना चाह रहे थे। कार्की जी, ये बात आई थी कि जो अनरेस्ट है और चाइना का हैंड है या चाइना की इसमें क्या इंटरेस्ट है। अगर एससीओ जो अभी ख़त्म हुआ था उसमें जो जिनपिंग साहब का जो एड्रेस था, उस एड्रेस में उन्होंने साफ बोला था, एक शब्द लाइन थी कि पाकिस्तान जो है हमारी सीपेक की सिक्योरिटी के लिए कुछ करे, वो कर नहीं रहा है। उसके जवाब में इन्होंने कुछ नहीं दिया था और ये पीओके से ही वाला जाता है रास्ता। तो एक तो ये पॉइंट, तो उस पॉइंट को लेते हुए चाइना को इन्होंने भी जवाब देना है, दिया नहीं है इन्होंने। और हो सकता है इसमें अभी कितने खिलाड़ी हैं, अमेरिका का एंगल भी तो हो सकता है, चाइना के सीपेक का जो रोड आ रहा है उसको, उस इलाके को थोड़ा हलचल में कर दे, उसमें अमेरिका का भी फ़ायदा है चाइना को कंटेन करने के लिए। तो ये तो जैसे पुराने ज़माने में ग्रेट गेम होता था, अफ़गानिस्तान को बोलते थे, जहाँ पे सारी एम्पायर्स आके एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचती थी। आज की तारीख में पाकिस्तान ने अपने को बेच के, हर एक देश को बेच के अपने वहाँ ये जो ग्रेट गेम है या हीरा मंडी है, जो भी बोलो, वो वाली हरकतें वहाँ पे हो रही हैं। दूसरा, ईरान की बात करी और चबाहर की बात की है, जो इन्होंने अभी सऊदी से न्यूक्लियर पैक्ट किया है कि हम न्यूक्लियर आपको सऊदी करेंगे और हूथी जो है उनके खिलाफ हमारी फौज भी आप लगा सकते हैं। ईरान जो हूथी को पाल रहा है और ईरान जो सऊदी के साथ उसका बिल्कुल टक्कर का आंकड़ा है, वो इनके पीछे आके अभी ऐसी लगाएगा कि इनको समझ में नहीं आएगा कि ये आ रहे हैं कि जा रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल इन्होंने जो एक्शन लिया है वो ईरान के इंटरेस्ट के, जो जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है ईरान का और सऊदी का, उसमें इन्होंने जाके सऊदी की तरफ बैठ गए और बोल भी दिया हम न्यूक्लियर कर देंगे। वो करें ना करें वो बात की बात है, हथियार सारे के सारे चाबी जो है वो अमेरिका के पास है। अभी तक इनके चगाई और किराना में जो ठोका था इंडियन एयरफोर्स में ब्रह्मोस ने, वो अभी तक इनके दरवाजे खुले नहीं है। वो अंदर से गड्ढा ही नहीं भर पाए सर अभी तक।
वो गड्ढा भर ही नहीं पाए, इतना है ही नहीं इनके पास गड्ढा भरने के लिए माल मटेरियल, पैसा कौड़ी। अभी तक जो लास्ट मैंने देखा था, जो इनके रनवे हमने 11 एयरफील्ड इनके उड़ाए थे, रहमियार आरवाई के जो है रहमियार खान एयरबेस, उसमें अभी तक फ्लाइट शुरू नहीं हुई थी, रिपेयर नहीं कर पाए थे। एक बार करी थी, क्वालिटी इतनी गंदी थी कि वो गड्ढा बैठ गया था रनवे के बीच में। तो इनकी एयरफोर्स जो 10 तारीख को पूरी की पूरी एयरफोर्स बैठी हुई थी, उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि हमने सारे के सारे रनवे इनके खोद दिए थे ब्रह्मोस से। वो आज तक जो है इन्होंने एक बार रिपेयर किए हैं। क्वालिटी ऑफ रिपेयर इतनी खराब थी कि वो सस्टेन्ड फ्लाइट ऑपरेशन अभी भी नहीं अच्छा, ले पा रनवे रहे। का गड्ढा भर नहीं पा रहे और एशिया के सबसे, चाइना के बाद सबसे पावरफुल मुल्क खुद को बता रहे। खैर, शमी साहब इस पर जवाब देना चाह रहे पाकिस्तान की तरफ से। जी वेलकम। ये मैं किस किस का जवाब दूं, क्योंकि एक से एक आपने यहाँ पर वो कहते हैं ना, वो एक होता है लाल बुझक्कड़ बैठा रखे हैं यहाँ पे, जो कि वो अपनी आवाम को, आपका होता है ना मीडिया, वो लोगों को लगाई रखो, खुश अब खुश पर्सनल रखो। टिप्पणी मत अच्छा, कीजिए, आप जवाब दे दीजिए। सुन लेना, किसको आप बिठाया सुन लें, नहीं मैं बिठाया उस सुनता पर रहा मत जाइए आप। मैं सुनता रहा हूँ, सब लोग डेजिग्नेटेड हैं, आप सुन लें, सब लोग समझदार हैं, सुन लीजिए, मैं सुनता रहा हूँ, और आप सुन लें। नहीं, आप फिर पर्सनल मत होइए ना, आप पॉइंट पर आइए। मैं पर्सनल हो जाऊंगा, मैं पर्सनल होता हूं कभी? मैं नहीं होता ना पर्सनल। अब मैं मजाक उड़ाने पर आऊंगा तो फिर बहुत सारी बातें बोलने लग जाऊंगा, फिर वो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए मुद्दे पर आइए, फैक्ट पर आइए, आप अपना खुद मजाक ना बनाएं, मैं बस यही कह रहा हूं। अब बताइए, बोलना ही बंद कर दिया उन्होंने, फ्रीज ही हो गए लगता है, ऐसा सवाल पूछ दिया मैंने। खैर त्रिपाठी जी से जल्दी से पूछ लेता हूं। त्रिपाठी जी, आपको लग रहा है पीओके वाला प्रोटेस्ट जो है वो 2-3 दिन में, जैसा कि पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि 2-3 दिन का मामला मुझे सॉर्ट नहीं कर लेंगे? लगता कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर खत्म होगा भी तो जैसे पिछला भी 2 साल पहले इन्होंने कुछ एश्योरेंस करके उनको कह दिया था, चुप करा दिया था। अगर ये अभी भी कुछ एश्योरेंस करके, कुछ टुकड़े फेंक करके चुप करा देंगे, पूरी समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो फिर कुछ दिन बाद ये शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, जो जनता का असंतोष है, ये जो लंबे दौर का असंतोष होता है, ये आप कभी कभी छोटे मोटे वो टुकड़े फ्रिंज दे वो डाल करके नहीं कर सकते उसको शांत। उसके लिए आपको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होगा, और परमानेंट सोल्यूशन ये होगा कि वहाँ के आवाम की बात सुनी जाए, उनके भले की बात की जाए, और जो डिसबैलेंस है पाकिस्तान और दूसरे स्टेट्स में, उसको दूर किया जाए। जब तक वो दूर नहीं होगा, तब तक एक के बाद एक पाकिस्तान के स्टेट ऐसे ही सर उठाते रहेंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान यहां से अफगानिस्तान के रास्ते पर ही जा रहा है, जैसे कि कार्की सर ने कहा, द ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान वाली स्थिति हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मुल्क आकर अपने अपने हिस्से के लिए लड़ेंगे, इंक्लूडिंग चाइना एंड अमेरिका। जिस तरह से स्टेक वहां पर लगाया जा रहा है, तो पीओके वाला ये मामला अगर ठंडा भी हो जाए तो पाकिस्तान के दूसरे इलाके में, दूसरे हिस्से में अनरेस्ट वाली स्थिति वो शुरू हो जाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।